महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी निवास पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी खुद फडणवीस ने आज एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि कल शाम मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर एनएसए अजीत डोभाल जी का स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का कल मुंबई स्थित सरकारी निवास पर स्वागत किया गया। बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले डोभाल की तबीयत खराब होने की खबर आई थी। 80 वर्षीय अजीत डोभाल को सीजनल फ्लू की वजह से रूस में होने वाला एक बहुपक्षीय सुरक्षा फोरम में भाग लेने की योजना रद्द करनी पड़ी थी। अधिकारियों के अनुसार वो इस सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अंतिम समय पर अपना दौरा टालना पड़ा। हालांकि अब उनके मुंबई पहुंचने से ये संकेत मिलता है कि वो ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे कामकाज में लौट रहे हैं। दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए कुल 242 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत की सीमा में प्रवेश कर विभिन्न इलाकों में रह रहे थे। बाहरी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी कि एडिशनल डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने इस ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बाहरी जिले के विदेशी सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि मंगोलपुरी रेलवे लाइन के आसपास कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इस सूचना के आधार पर सेल की एक विशेष टीम ने तत्काल कार्यवाही शुरू की। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा जो पुलिस की मौजूदगी देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तुरंत उन्हें रोककर उनकी जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि अवैध प्रवास पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। बाहरी जिला पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मां सीताजी के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में प्राचीन श्री राम जानकी स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्याय पार्षद के माध्यम से काउंसिलिंग को सीतामढ़ी में 12 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की घोषणा की और केंद्र और बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि बिहार सरकार प्राकट्य स्थल पर भी मां सीता जी का मंदिर बनाने के लिए पहल कर रही है। उन्होंने मीडिया आमजन से इस दिशा में कोई भ्रम न फैलाने की अपील करते हुए कहा कि प्राकट्य स्थान अलग है और सीतामढ़ी में जिस श्री राम जानकी स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं वो मां सीता जी की प्राकट्य स्थली से 4 किलोमीटर दूर है। प्रेस वार्ता में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके लिए गौरव का विषय है कि उनके सांसद बनने के बाद एक तरफ बिहार और केंद्र सरकार मां सीताजी के प्राकट्य स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रयत्न कर रही है, तो वहीं रामायण रिसर्च काउंसिल जैसी संस्था सीतामढ़ी को तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है। और आज सीतामढ़ी के ही अति प्राचीन श्री राम जानकी स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की दिशा में सभी संत मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक नाबालिग किशोरी का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी को बंधक बनाकर रखने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसमें 4 आरोपियों में से एक महिला ने भी मदद की। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मिराज अपने साथियों सिराज मेरुद्दीन उर्फ मिराजुद्दीन अंसारी और हसीना खातून के साथ मिलकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। कुशीनगर पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत एक एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। विशुनपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह यादव ने बताया कि आरोपी मेरज ने अपने साथियों के साथ मिल करके दुष्कर्म किया और उसकी बेटी का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की, साथ ही मारपीट भी की। वादिनी श्रीमती सुनैना देवी पत्नी सिकंदर राजभर निवासी बतरौली गुड़खरवा इमलिया टोला थाना बिशुनपुर जनपद कुशीनगर की सूचना बाबत उसकी नाबालिग बेटी को उसके ही गांव का लड़का मिराज पुत्र हुसैनी द्वारा माला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में और जबरन शारीरिक संबंध बनाने आदि के बाबत दिनांक 9/6/25 को थाना बिशुनपुर में सुसंगत धाराओं में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक प्रेम प्रसंग के मामले ने उस समय सनसनी फैला दी जब एक युवक को प्रेमिका से मिलने के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। हाल ही में शादी के बाद नवविवाहित अपने ससुराल में थी। नवविवाहित से मिलने उसका प्रेमी ससुराल पहुंच गया।
प्रेमी दुल्हन के कमरे में घुस गया। परिजनों को जब इसकी भनक लगी, दुल्हन के कमरे को खुलवाया गया तो वहां युवक को देख परिवार के लोगों का पारा चढ़ गया। ससुरालजनों ने युवक को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया, उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, उसे अपमानित करने के लिए बालों की चोटी बना दी गई, उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई, फिर पूरे गांव के सामने उसे घुमाया गया। घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ पूरे देश, पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है। लोग इस घटना की तुलना उन मामलों से कर रहे हैं जिनमें महिलाएं अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर परिजनों ने समय रहते कदम ना उठाया होता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बच गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जितन राम मांझी ने एनडीए के सिर दर्द को बढ़ा दिया। जितन राम मांझी पहले ही 30 से 40 सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान रैली पर रैली कर रहे हैं। 8 जून को आरा में बड़ी सभा की तो 29 को राजगीर में रैली करने वाले हैं। भले चिराग और मांझी दोनों एनडीए में हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख ने बीते 10 जून को ये कह दिया कि चिराग पासवान की भीड़ पैसों के बल पर जुटाई जाती है, जिनको ताकत होती है वो बोलते नहीं हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले मांझी के बयानों का एनडीए पर क्या असर होगा। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे ने बात की है और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर दोनों के बीच जो कटुता बढ़ रही है, एनडीए के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इसके समाप्त होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। उन्होंने बताया कि एनडीए के 5 दलों में जितन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित के नेता हैं। चिराग को विरासत में वोट बैंक मिला है और उनकी जाति की संख्या भी अधिक है। उस अनुपात में जितन राम मांझी की जाति की संख्या कम है। ऐसे में ताकतवर की बात को लेकर दोनों में विरोधाभास पहले से हो रहा है। मांझी ने बोलकर साबित भी कर दिया कि चिराग पासवान ताकतवर होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मेघालय पर्यटन विभाग ने सोहरा में स्थानीय लोगों के साथ एक शांति रैली निकाली। सैकड़ों लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या की निंदा की और शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान लोगों हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे जिसमें लिखा था कि सोहरा सुरक्षित है, गलत सूचना पर विश्वास नहीं करें। रैली में विधायक और समाज के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान खोज और बचाव दल के प्रयासों की सराहना भी की गई। इस दौरान बताया गया कि इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी काफी परेशान कर दिया था। घटना के बाद कई तरह सोहरा को लेकर काफी बदनामी झेलनी पड़ी। अब जबकि कुछ परतें खुल रही हैं, पुलिस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, तो ये साफ हो गया है कि सोहरा किसी पर्यटक के लिए असुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा, आप सभी सोहरा आइए, सोहरा सभी के लिए सुरक्षित है। And their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. We should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya, are maligning the image of the people of Meghalaya. We have to file the defamation case. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार्यवाही में कई किलो गांजा भी बरामद किया। इस मामले में मुख्य सप्लायर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस टीम ने खतरनाक नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाया। दिल्ली पुलिस की टीम को एक अहम जानकारी मिली कि विशाखापट्टनम से गांजा दिल्ली लाया जा रहा है और डिलीवरी की तैयारी की जा रही है।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की एक अहम टीम बनाई और इस कार्यवाही को अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों से दी गई इनपुट के आधार पर टीम ने मुकुंदपुर चौक इलाके में जाल बिछाया और 2 आरोपी संजय कतारा और मीना देवी को एक स्कूटर पर गांजा की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से प्लास्टिक की थैलियों में बंद कई किलो हाई क्वालिटी का गांजा बरामद हुआ, जो इस गैंग से जुड़े लोगों को देने की तैयारी के लिए किया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी संजय कतारा ने खुलासा किया कि वो साल 1985 में ग्रेजुएट हुआ था और जूता कंपनियों में सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर चुका था, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की लालच ने उसे ये काम शुरू करना पड़ा। पहले वो कमीशन एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन अब सीधे विशाखापट्टनम से गांजा मंगवाने लगा था। संख्या 312/25 और सेक्शन 20 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट 1985, इसके अंतर्गत एक FIR दर्ज होती है कालंदी कुंज में 25 अप्रैल को। फिर इन चारों जो आरोपी है जिनको गिरफ्त में लिया गया, इनकी गहन पूछताछ की जाती है और इनके जो टेक्निकल एनालिसिस है, इनके फोन के रिकॉर्ड का सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमें समझ में आता है कि इस पूरे गिरोह में 2 मास्टरमाइंड है। एक हावड़ा से ऑपरेट करता है, एक NCR में जो ग्रेटर नोएडा है वहां से ऑपरेट करता है। हावड़ा से ऑपरेट करने वाला सप्लाई चेन को देखता है पीछे से। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। लक्ष्मण सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को एक कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा पर तीखी टिप्पणी की थी। इसके पहले भी कई मौकों पर उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। चचौड़ा से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी राहुल जी का उसने क्या कहा, मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे। राहुल गांधी सोच समझकर बात करें, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा था, मैं ये सब कैमरे के सामने कह रहा हूं ताकि किसी को भ्रम ना हो। कांग्रेस को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, नहीं तो चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। साथ ही लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस से जम्मू कश्मीर में CM उमर अब्दुल्ला से गठबंधन तोड़ने की अपील की थी। लक्ष्मण सिंह को इन्हीं बयानों के बाद 9 मई को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं दिखी, अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों की वीरता को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी माना। BSF जवानों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अमित शाह ने जम्मू में BSF जवानों की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों पर हमला किया, तब अकेले BSF के जम्मू फ्रंटियर ने 118 से ज्यादा पाकिस्तान के पोस्ट तबाह कर दिए। उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन की संपूर्ण निगरानी प्रणाली को चुन चुन कर ध्वस्त किया गया। शाह ने कहा था कि उसे खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगे। अब उसी BSF के जवानों को भारतीय रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन मुहैया करा दी कि उसकी जर्जर हालत देखकर जवानों ने उसमें चढ़ने से इनकार कर दिया। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही ना किया गया हो। खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण और टॉयलेट सब जर्जर हालत में थे। BSF जवानों के विरोध के 4 दिन बाद आज यानी कि 11 जून को NFR जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई। BSF जवानों को अमरनाथ यात्री की ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंचना था। बता दें कि BSF IG गुवाहाटी फ्रंटियर के ऑपरेशन ब्रांच द्वारा NF रेलवे मालेगांव गुवाहाटी से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था। इस गाड़ी में BSF के लगभग 1200 जवान सवार होने थे। इनमें त्रिपुरा फ्रंटियर BSF की 7 कंपनी, गुवाहाटी फ्रंटियर से 3 कंपनियां और MNC फ्रंटियर से भी 3 कंपनियां शामिल थीं। BSF के कंपनी कमांडर ने उदयपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन का निरीक्षण किया कि ये जवानों की सुरक्षा और दूसरी आवश्यकताओं के हिसाब से ठीक है या नहीं। निरीक्षण के दौरान ट्रेन के हालात देखकर BSF के अधिकारी और जवान दंग रह गए। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के वैगनों की स्थिति अमानवीय और दयनीय थी। ये झगड़े बेहद आम हैं, अक्सर घर में ही सुलझ जाते हैं, तो कभी कभार मामला घर की दहलीज लांघ कानून के दरवाजे पर भी दस्तक दे देता है। लेकिन यूपी के हापुड़ में अजीब सा मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी के इंस्टाग्राम पर 2 फॉलोअर्स कम हुए तो थाने तक पहुंच गई, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ने दोनों को समझा बुझा कर वापस घर भेजा। जानकारी के मुताबिक पिरखुआ निवासी महिला ने थाने में शिकायत की
कि सके पति ने प्रताड़ित करते हैं, उसके पति उसे प्रताड़ित करते हैं, जिस पर पति ने पत्नी की शिकायत की। ये दिन भर सोशल मीडिया पर ही बिजी रहती है, घर में खाना तक नहीं बनाती। तो पत्नी ने आरोप लगाया कि पति के चक्र में उसे 2 फॉलोअर्स कम हो गए। पति नोएडा में प्राइवेट जॉब करता है। शिकायत सुन पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों को थाने बुलाया गया, जिस पर पति ने कहा कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। वो प्रतिदिन 2 रील बनाकर अपने अकाउंट पर डालती रहती है, जिस कारण घर के बाकी काम नहीं करती। अगर उसके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है, जिसको लेकर कई बार आपस में कहासुनी हो चुकी है। 2 बार समझौता तक हो चुका है, लेकिन वो अब मेरे घर मेरे साथ रहने के लिए मना कर देती है। वहीं इस मामले पर सीओसीटी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला थाने पर एक प्रकरण पति पत्नी से संबंधित आया था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम ज्यादा चलाती है और उस पर रील बनाती है और घर का कोई काम नहीं करती। इस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर में काम में व्यस्त हो जाती है तो वो रील अपलोड नहीं कर पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। महिला थाने पर परिवार परामर्श में दोनों की काउंसलिंग की कराई गई, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुलह किया और आगे भविष्य में कुछ ऐसा ना करने का वादा किया और वो अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ गए। पहलगाम में बड़े आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का दिल जीत लेने वाला अंदाज सामने आया है। पहलगाम के इस वीडियो में वो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंप रही हैं। वो कह रही हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यहाँ के घोड़े वाले और दुकानदार की है। महबूबा मुफ्ती इस मौके पर मौजूद लोगों को सुरक्षा की कसम भी खिलाती हैं। मुफ्ती ने बाद में कहा कि उनकी अपील है कि सरकार पहलगाम के पार्क वगैरह खोल दे ताकि टूरिज्म शुरू हो सके। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। महबूबा मुफ्ती इस वीडियो में कह रही हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ के घोड़े वाले की जिम्मेदारी, यहाँ के दुकानदार की जिम्मेदारी है, यहाँ के मजदूर की जिम्मेदारी है, यहाँ के होटल वाले की जिम्मेदारी है, नौजवान की जिम्मेदारी है। महबूबा यहीं पर नहीं रुकती हैं, वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हाथ उठाकर कसम भी खिलाती हैं कि आप सभी अमरनाथ के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनकी चिंता करेंगे। की जिम्मेदारी है, यहाँ के दुकानदार की जिम्मेदारी है, यहाँ के मजदूर की जिम्मेदारी है, यहाँ के होटल की जिम्मेदारी है, यहाँ के नौजवान की जिम्मेदारी है। तो ईश्वर में भरोस दिवन आप हाथ उठा के ये कसम खाते हो हम अमरनाथ यात्रा की यात्रियों की रखवाली करेंगे। फौज से बढ़ के, फोर्स से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के उनकी रखवाली आपने करनी है। इसीलिए मैंने आज की मीटिंग बुलाई है कि मेरी सरकार से गुजारिश है। राजस्थान की सियासत में पायलट परिवार की अपनी पहचान है। आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में श्रद्धांजलि सभा में अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के दिग्गज साथ नजर आ रहे हैं। गुर्जर समाज से आने वाले राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी था। दिल्ली से राजस्थान ये संदेश पहुंचा कि कोई पायलट चुनाव लड़ने आ रहा है। राजीव गांधी की सलाह पर राजेश्वर विधूड़ी ने अपना नाम बदलकर राजेश पायलट किया। रातों रात भरतपुर की शहर की हर दीवार पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पायलट का नाम आ चुका था। ये वो समय था जब दीवारों पर ही पार्टियों और प्रत्याशियों का प्रचार होता था। आपको बता दें कि राजेश पायलट यूपी के नोएडा के वैदपुरा के रहने वाले थे और इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पायलट ने भाग लिया था। पायलट गांधी परिवार के करीबी थे। साल 1980 में भरतपुर से कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने को भेज दिया था। कहते हैं कि भरतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान राजेश पायलट के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन समर्थकों के सहयोग से चुनावी खर्च निकाला जाता रहा और जीत मिली। इस वक्त के बाद कभी भी राजेश पायलट ने मुड़कर नहीं देखा। कई चुनाव जीते और फिर पायलट जनसंचार मंत्री रहे और आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी रहे। आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहते हुए राजेश पायलट ने विवादास्पद तांत्रिक चरणस्वामी को गिरफ्तार कराया, जिनके आगे बड़े बड़े मंत्री सिर झुकाते थे। पायलट के इस कदम के बाद उनकी छवि बहुत मजबूत हुई और ईमानदार व्यक्तित्व को सबने सराहा। पति की हत्या में गिरफ्तार सोनम के भाई गोविंद राजा के घर पहुंचे तो माहौल भावुक हो गया। गोविंद राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। इंदौर के राजा हत्याकांड में बुधवार को यह भावुक लम्हा देखने को मिला। सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से कहा कि इस मामले में वो उनके परिवार का पूरा साथ देंगे। उन्होंने सोनम के खिलाफ खुद केस लड़ने की बात कही।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलांग ले जाई गई सोनम ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार किए गए बाकी 4 आरोपियों को भी शिलांग ले जा चुकी है। उनसे राजा हत्याकांड का हर राज उगलवाया जा रहा है। पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगे हैं। इसमें खून से सना रेनकोट और टी शर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही वो खुखरी भी बरामद कर ली गई जिससे शिलांग की पहाड़ी पर राजा की हत्या की गई थी। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार के साथ मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। सोनम के भाई ने कहा कि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम ने जो भी प्लानिंग की मुझे मीडिया से ही पता चला। गोविंद ने कहा कि मैंने राजा की मां से माफी मांगी है। अगर सोनम गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि गोविंद ने कहा है कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। गोविंद की कोई गलती नहीं है। मैंने गोविंद से पूछा कि क्या वो सोनम से मिला था। उसने कहा कि वो उससे 3 मिनट के लिए मिला था। जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था। मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया। पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए। गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे। वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती